हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आज मैं अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी के सेकेंड पार्ट में कुछ इम्पॉर्टेंट अकाउंटिंग टर्म्स पर बात करूंगा। पहला अकाउंटिंग टर्म है स्टॉक यानी कि रहतिया। स्टॉक रेफर्स ओनली टू द वैल्यू ऑफ दोज गुड्स which are purchased for reselling and which are lying unsold at the end of the accounting period। इसका मतलब है किसी भी व्यवसाय में वर्तमान में व्यवसाय के पास किसी भी मात्रा में जो माल उपलब्ध होता है उसे स्टॉक कहा जाता है। साल के अंत में बिकने से बचा हुआ माल क्लोजिंग स्टॉक कहलाता है, यानी कि पूरे वर्ष भर जो सेल होती है, सेल होने से बचने वाला जो स्टॉक है उसे हम लोग क्लोजिंग स्टॉक के नाम से जानते हैं। जैसे व्यवसाय के पास 1,00,000 रुपए का स्टॉक था, पूरे वर्ष में 80,000 रुपए का स्टॉक सेल हो गया। एट द एंड ऑफ द ईयर 20,000 रुपए का स्टॉक बिकने से बच गया। इस 20,000 रुपए के स्टॉक को क्लोजिंग स्टॉक कहा जाएगा। जब ये क्लोजिंग स्टॉक नेक्स्ट ईयर की फर्स्ट डेट को ट्रांसफ़र किया जाएगा तो नेक्स्ट ईयर की फर्स्ट डेट को यही क्लोजिंग स्टॉक ओपनिंग स्टॉक के नाम से जाना जाएगा। अगला अकाउंटिंग टर्म है क्रेडिटर यानी कि लेनदार। द टर्म क्रेडिटर्स रिप्रेजेंट those persons or firm from whom goods have been purchased or services procured on credit and payment has not been made to them, some money is still owing to them। इसका मतलब है वह व्यक्ति या संस्था जो किसी अन्य व्यक्ति या संस्था को उधार माल या सेवाएं बेचती है या उधार रुपया देती है, उसे हम लोग क्रेडिटर कहते हैं। अर्थात उधार माल बेचने वाला व्यक्ति या कंपनी या संस्था क्रेडिटर यानी कि लेनदार कहलाती है। जैसे राम ने श्याम को 10,000 रुपए का उधार माल बेचा, यहाँ पर राम को क्रेडिटर कहा जाएगा। या ए लिमिटेड ने बी लिमिटेड को 25,000 रुपए का माल उधार बेचा तो ए लिमिटेड यहाँ पर क्रेडिटर कहलाएगी। अगला अकाउंटिंग टर्म है डेटर यानी कि देनदार। द टर्म डेटर्स रिप्रेजेंट those persons or firms to whom goods have been sold or services rendered on credit and payment has not been received from them, they still owe some money to the business। इसका मतलब है वह व्यक्ति या संस्था जो किसी अन्य व्यक्ति या संस्था से उधार माल या सेवाएं खरीदती है या उधार रुपया लेती है, उसे डेटर या देनदार कहा जाता है। उधार माल खरीदने वाला व्यक्ति या उधार माल खरीदने वाली संस्था, उधार पैसा लेने वाली संस्था देनदार यानी कि डेटर कहलाती है। जैसे राम ने 10,000 रुपए का उधार माल श्याम को बेचा, यहाँ पर श्याम डेटर कहलाएंगे राम के। या एक्स लिमिटेड ने वाई लिमिटेड को 25,000 रुपए का गुड्स क्रेडिट पे सेल किया, यहाँ पर वाई एक्स के डेटर कहलाएंगे, यानी कि वाई को डेटर कहा जाएगा। डेटर हमेशा वो व्यक्ति या संस्था होती है जो उधार माल खरीदती है या उधार पैसा लेती है।
अगला अकाउंटिंग टर्म है दायित्व यानी कि लाइबिलिटीज. इट refers to the amount which the firm owes to the outsiders and to their owners. यानी कि वे सब ऋण जो व्यापार को अन्य व्यक्तियों या अपने स्वामी को चुकाने होते हैं, यानी कि अपने प्रोप्राइटर या आउटसाइडर्स को चुकाने के लिए देने के लिए बिजनेस लाइबल होता है. इन सभी अमाउंट्स को व्यवसाय के दृष्टिकोण से दायित्व कहा जाता है, लाइबिलिटीज कहा जाता है. देयर आर टू टाइप्स ऑफ लाइबिलिटीज, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज और फिक्स्ड लाइबिलिटीज, एंड सेकेंड वन इज शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज यानी कि अल्पकालीन दायित्व. अगला अकाउंटिंग टर्म है लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज और फिक्स्ड लाइबिलिटीज यानी कि दीर्घकालीन दायित्व. सच लाइबिलिटीज which refers to those liabilities which fall due for payment in relatively long period, for example long term loans, debentures and etc. ये वो लाइबिलिटीज होती हैं जो एक साल बाद या व्यापार की समाप्ति पर देनी होती हैं. दीर्घकालीन दायित्व यानी कि लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज कहलाती हैं. जैसे आपने व्यापार प्रारंभ करते समय यानी कि आपने बिजनेस को स्टार्ट करते समय 2 साल के लिए कोई भी प्लांट उधार खरीदा, यह पैसा आपको 2 साल में देना है, यानी कि ये दायित्व यानी कि ये लाइबिलिटी लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी कहलाएगी, क्योंकि ये पैसा आपको 1 साल बाद देना है. इट मीन्स सच लाइबिलिटीज विच आर पेबल आफ्टर 1 year, दैट इज नोन एज लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज. अगला अकाउंटिंग टर्म है शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज यानी कि अल्पकालीन दायित्व. सच लाइबिलिटीज विच refers to those liabilities which are to be paid in near future, for example creditors, short term loans, bank overdraft and etc. यानी कि ये वो दायित्व होते हैं जो 1 साल या 1 साल के अंदर व्यापार को चुकाने होते हैं. दैट मीन्स सच लाइबिलिटीज which are payable within 1 year by the business, that is known as short term liabilities. जो पैसा आपको 1 साल के अंदर देना होता है उसे हम लोग करंट लाइबिलिटी के नाम से भी जानते हैं. अगला अकाउंटिंग टर्म है एसेट्स यानी कि संपत्ति. एनीथिंग विच विल enable a business enterprise to get cash or a benefit in future is an asset. यानी कि व्यापार की समस्त वस्तुएं जो व्यापार संचालन में सहायक होती हैं, ये सारी वस्तुएं व्यापार के लिए संपत्ति कहलाती हैं. संपत्ति मुख्य रूप से 2 प्रकार की होती हैं. There are 2 types of assets mainly. First one is fixed assets यानी कि अचल संपत्ति या स्थायी संपत्ति, and second one is current asset यानी कि चालू संपत्ति. अगला अकाउंटिंग टर्म है फिक्स्ड एसेट्स यानी कि स्थायी संपत्ति. फिक्स्ड एसेट्स refers to those assets which are held for continued use in the business for the purpose of producing goods or services and are not meant for sale. For example, plant, machinery, computer, motor vehicles, furniture and etc.
यानी कि वे वस्तुएं जो व्यापार को चलाने के लिए स्थायी रूप से यानी कि परमानेंट खरीदी जाती हैं और जिनका ऑब्जेक्ट बेचना नहीं होता है, मीन्स जिनको बेचने के लिए नहीं खरीदा जाता है, जिनका प्रयोग व्यवसाय के लिए बार बार किया जाता है, स्थायी संपत्ति या फिक्स्ड एसेट के नाम से जानी जाती है। ये फिक्स्ड एसेट्स व्यवसाय की इनकम को इंक्रीज करती हैं। फॉर एग्जाम्पल, भवन यानी कि बिल्डिंग, मशीनरी। अगला अकाउंटिंग टर्म है करंट एसेट्स यानी कि चालू संपत्तियां। करंट एसेट्स आर दोज एसेट्स which are meant for sale or which the management would want to convert into cash within 1 year, that is known as current assets. For example, debtors, stock and etc. यानी कि ये वे संपत्तियां होती हैं जो स्थायी रूप से व्यापार में नहीं रहती हैं, यानी ऐसी संपत्तियां जिनको 1 साल के अंदर कैश में परिवर्तित किया जा सकता है। मीन्स सच एसेट्स विच वी कन्वर्टेड इनटू कैश विद इन 1 year, दैट इज नोन एज करेंट एसेट्स, चालू संपत्तियां कहलाती हैं। जैसे कि डेटर्स यानी कि देनदार, स्टॉक यानी कि रहतिया। अगला अकाउंटिंग टर्म है एक्सपेंसेस यानी कि व्यय। एक्सपेंसेस इज द कॉस्ट इनकर्ड इन प्रोड्यूसिंग एंड सेलिंग द गुड्स एंड सर्विसेज, यानी कि माल के उत्पादन तथा उसको बेचने में जो भी खर्चे होते हैं, यानी कि माल को बनाने से बेचने तक जितने भी खर्चे होंगे वे सारे के सारे खर्चे व्यय कहलाते हैं, यानी कि एक्सपेंसेस के नाम से जाने जाते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एक्सपेंसेस। फर्स्ट वन इज डायरेक्ट एक्सपेंसेस यानी कि प्रत्यक्ष व्यय। सेकेंड वन इज इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस यानी कि अप्रत्यक्ष व्यय। अगला अकाउंटिंग टर्म है डायरेक्ट एक्सपेंसेस यानी कि प्रत्यक्ष व्यय। Expenses incurred by the trader while buying goods or in the production of goods, that is known as direct expenses, यानी वे खर्चे जो व्यापारी द्वारा माल खरीदते समय या माल के उत्पादन में किए जाते हैं। Such expenses which bears by the businessman at the time of purchase of the goods or at the time of production of the goods, that is known as direct expenses. For example, wages यानी कि मजदूरी, पावर यानी कि शक्ति, फ्यूल यानी कि तेल, प्रोडक्शन एक्सपेंसेस यानी कि उत्पादन व्यय, ऑक्ट्रॉय ड्यूटी यानी कि चुंगी कर, कैरेज यानी कि भाड़ा, ये सारे के सारे एक्सपेंसेस प्रत्यक्ष एक्सपेंसेस कहलाते हैं, यानी कि डायरेक्ट एक्सपेंसेस कहलाते हैं। अगला अकाउंटिंग टर्म है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस यानी कि अप्रत्यक्ष व्यय। दोज एक्सपेंसेस विच आर इनकर्ड फॉर सेलिंग द आइटम, ऑल दीज एक्सपेंसेस आर रिलेटेड टू द ऑफिस नोन एज इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, यानी कि वे खर्चे जो वस्तु के विक्रय करने के लिए किए जाते हैं। इट मीन्स सच एक्सपेंसेस विच आर bears by the businessman for the sale of the product, that is known as indirect expenses. These expenses are related to the office, यानी कि ये सारे के सारे खर्चे कार्यालय से संबंधित होते हैं, ऑफिस से संबंधित होते हैं। ये व्यापार के लाभ को घटाते हैं। इट मीन्स दीज टाइप ऑफ एक्सपेंसेस रिड्यूस द प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस, सच एज
advertisement expenses, salary of the manager, light expenses, discount, bad debts, and depreciation. These expenses are related to indirect expenses. आज के इस लेक्चर में मैंने आपसे स्टॉक यानी कि रहतिया, क्रेडिटर यानी कि लेनदार, डेटर यानी कि देनदार, लाइबिलिटीज़ यानी कि दायित्व, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ यानी कि दीर्घकालीन दायित्व, शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज़ यानी कि अल्पकालीन दायित्व, एसेट्स यानी कि संपत्ति, फिक्स्ड एसेट्स यानी कि स्थायी संपत्ति, करंट एसेट्स यानी कि चालू संपत्ति, एक्सपेंसेस यानी कि व्यय, डायरेक्ट एक्सपेंसेस यानी कि प्रत्यक्ष व्यय, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस यानी कि अप्रत्यक्ष व्यय। इन अकाउंटिंग टर्म्स पर मैंने आपसे बात की है। आशा करता हूँ आपको ये अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी ठीक से समझ में आ गई होगी। अगर आपको इन अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं या नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए इंस्टाग्राम के लिंक पर भी अपनी क्वेरी मुझे डायरेक्ट भेज सकते हैं। दोस्तों, आप सभी लगातार इन वीडियोस को देखते रहिए। अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी की थर्ड पार्ट के साथ मैं जल्दी ही आपके बीच आऊँगा। नमस्कार।